यू वर लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, जो कि पूरी आर्मी का सेकंड हाईएस्ट रैंक है। एंड देन बहुत बार आपको चोटें आई हैं। यू हैव बीन शॉट 5 टाइम्स। पूरा गांव अपने 2 बार शायद ढूंढ लिया है, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो एक जगह था जहां हमने नहीं खोजा, मस्जिद। एक जगह पर जहां हमने फायर किया था वहां से खून भी टपक रहा था। मैंने देखा कि मेरा लेफ्ट फिंगर यहाँ पर लगी थी और ये ऐसे लटक रहा था विद ओनली फ्लैश। नो निम्मराम स्टोरी प्राइसलेस। आई मीन क्या फौजी है। फीमर 2 जगह पर फ्रैगमेंट हो गया था। उसके स्टमक और लोअर एब्डोमेन, पेट के और लोअर एब्डोमेन के जो अंदर के हिस्से थे वो एक्चुअली हमने पन्नी में डाल के हेलीकॉप्टर में डाला। मोटरोला पे फोन आया, डॉक्टर साहब का मैसेज आया कि सर अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। जब चांदनी ना हो रात में और बादल हो, जो डार्कनेस बोलते हैं वो डार्कनेस होता है। ये अंधेरा खाली फौजी समझता है। मैं पूछने वाला ही था कि क्या हाल है, तो वो गांव से करके AK-47 की फायरिंग की आवाज आई। हाय, माय नेम इज हेमंत पंत। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अरुण सर। ही इज SM सेना मेडल, PVSM परम विशिष्ट सेवा मेडल, YSM युद्ध सेवा मेडल और VSM विशिष्ट सेवा मेडल। सर एलुमनाई है नेशनल डिफेंस एकेडमी के, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के, और इसके साथ ही इनका जो IIT में रैंक है वो 13 था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने NDA ज्वाइन किया। आज हम इनकी बहुत सी कहानियों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एक मिलिटेंट ऑपरेशन के दौरान जब मिलिटेंट मस्जिद में जाके छुप गए थे और उन मिलिटेंट के साथ जब ये एंगेज हुए तो किस तरीके से इन्हें गोली लगी और ये बेहोश हो गए। इसके अलावा भी बहुत कुछ। आई होप इस पॉडकास्ट से हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपको गोली लगी थी वो ऑपरेशन क्या था, उसकी स्टोरी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि यू या हैव हिम्मत, बीन मैं शॉट। एक्चुअली आई नो मैं एक इंजरी का जिक्र करता हूँ जी। और मैं अच्छा, पुलवामा टोटल में हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन शॉट सर? 5 टाइम, बट वो छोड़ दो आप। वी विल टॉक अबाउट लास्ट टाइम जब मुझे गोली लगी। जी। सबसे सीवियर गोली इंजरी उस टाइम लगी 2004 जी। नवंबर। मैं पुलवामा में एक राष्ट्रीय राइफल यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर था उस टाइम। जी। और हमें खबर लगी कि फलाने गांव में मिलिटेंट है। तो गांव काफ़ी बड़ा था। पहले हमने वही वही ड्रिल किया है जो अभी मैं कमांडिंग ऑफिसर था, उस टाइम तो मैं 2SC था। जी। ये उसके बिल्कुल बाद की बात है। वो 2001 में खरीद थी, ये 2003 की खरीद थी, ये 2004 की बात है। तो 1 डेढ़ साल पहले। जी। तो अ, हमने वहाँ के कंपनी कमांडर को पहले बोला कि आप चले जाओ। तो वो जाकर के बोला सर ये गांव बहुत बड़ा है, मेरे बस के तो बाहर है ये। तो मैंने बोला असेसमेंट क्या है कि गांव में लगते हैं मिलिटेंट होंगे या ऐसी वाली खबर है उड़ती उड़ती फिर आप घूम के आ जाओ वैसे ही? बोला नहीं जी। सर, कुछ तो है। क्योंकि ये तजुर्बा जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो सबको हो ही जाता है जो करता है। अब जी। वो यंग कंपनी कमांडर को इतना इल्म था कि वो गांव में जा करके देख करके कुछ हालात वाला देखा, सड़क की ट्रैफिक कम है, लोग बाहर इतना नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ही न्यू कि सर देयर इज समथिंग लाइकली टू हैपन। जी। एंड वो बोला कि सर वी नीड टू पुश समबडी। सो कुछ और टोली कहीं और से कहीं और से, उसमें टाइम लगता है कहीं इकट्ठा करना भेजना, क्योंकि डिस्टेंसेस भी काफ़ी हो जाते हैं। अब ये पहाड़ी इलाका नहीं है, ये प्लेन्स है। पुलवामा के प्लेन है, कश्मीर का प्लेन है। जी। सो काफ़ी टोली आ गई। अब इतनी टोली गई तो CO साहब को भी जाना होता है, तो हम भी गए। अम, तो सर्च करने के बाद हर जगह हमने सर्च कर लिया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हर हर कंपनी कमांडर को जब तजुर्बा हो जाता है तो एक्चुअली बातचीत से लगता है कि गांव में मिलिटेंट आए हैं नहीं है, जी। या कोई है बाहर का कि नहीं। ये दिस इज एक्सपीरियंस। इस ये कोई स्कूल में या एकेडमी में कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता है। जब जमीन पर करता है इंसान तो इसके पता लग जाता है। इसमें जी। वो कोई रैंक स्ट्रक्चर नहीं है। कई जवान इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उनका सलाह लेते हैं बिकॉज जी। वो एक्सपर्ट है, देयर इज नो डिस्कशन ऑन इट। सो जब कंपनी कमांडर ये बोलते रहते हैं तो बार बार आपको बढ़ाना पड़ता है उसको मदद देने के लिए।
जी, And as the commanding officer, it's your job to go there because operate that is what you do as the commanding officer. तो हम Right. गए वहां पर, पूरा गांव अपने 2 बार शायद ढूंढ लिया था, हमें कुछ भी नहीं मिला, बट वो गांव में वो तनाव जरूर थी एंड वी न्यू कि कुछ है। हम्म, तो एक जगह था जहां हमने नहीं खोजा, जी, मस्जिद। सो मैं बड़ा इस बात का कॉन्शियस हूं कि कोई भी धार्मिक स्थल कश्मीर में, खास करके मस्जिद, उसको हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी, क्योंकि धार्मिक स्थल है वो, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। हम जैसे अपने चर्च या टेम्पल या गुरुद्वारे को रिस्पेक्ट देते हैं, वैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। डबल स्टोरी का मस्जिद था वो, सीमेंट और पत्थर का बना हो। तो सबसे पहले हम लोग, एक छोटी सी तारबंदी थी कंपाउंड की, जी, और जितने गांव के मेन फोक थे वो काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, क्योंकि सर्च हो रहा था तो इकट्ठे थे। तो मैं उन किसी के साथ बात कर रहा था, तो जब सबने आके बोला कि साहब ये क्वार्टर हमने ढूंढ लिया, वो मोहल्ला ढूंढ लिया, ये मोहल्ला ढूंढ लिया, तो मैंने बोला, सबने बोला साहब मस्जिद रह गया। तो मैं हमेशा बोलता रहा, नहीं यार मस्जिद नहीं ढूंढेंगे। तो बोला सर यही बिल्डिंग रह गया एक, इसको भी सर्च करते हैं पर। तो मैंने बोला अगर इसको सर्च करेंगे तो भाई प्लीज जूते उतारेंगे। तो फिर मैंने एक को बोला कि देखो मस्जिद खुला है कि नहीं, इतना ही बोला मैंने, बोला देखो मस्जिद खुला है कि नहीं। हम्म, तो जो तारबंदी थी, तारबंदी का एक लोहे का गेट था, वो लोहे का गेट खुला हुआ है। तो लोहे का गेट खोला, मस्जिद में गए, मस्जिद का लकड़ी का दीवार था बड़ा वाला, खाली उसने दीवार खोला, इसमें 2 ही जवान गए थे, क्योंकि बड़ी पैर जवान हमेशा 2 साथ जाते हैं, जी, अकेला कोई नहीं जाता। तो एनीवे, जैसे उसने दरवाजा खोला, जितने गांव के मेल्स थे इकट्ठे यहाँ पर, सब उठ के भाग गए। तो दैट वाज प्रूफ कि द साहब सिग्नल, शायद मस्जिद में आए थे। जी, ये कोई नहीं बता सकता कि मस्जिद के अंदर थे उस समय, बट शायद। तो उस टाइम में मेरा हाफ क्यूआरटी लेकर के मैं गया मस्जिद के अंदर। तो अभी आप बोलोगे सर आप सीओ साहब थे, तो आपको क्या जरूरत थी मस्जिद में जाने की, जी, क्योंकि आपके पास और अफसर भी होते हैं। हम्म, व्हाई डिड यू गो इनटू द मस्जिद? राइट, करेक्ट सवाल है, आप पूछ सकते हो। जी, मैं सीओ था, इसीलिए मुझे जाना था। दूसरा क्या है, एक सीओ लीडर होता है, सो यू हैव टू बी इन फ्रंट, हर समय नहीं, लेकिन जब जरूरत हो तब, जी, तब मुश्किलात हो तब, जब खतरा सबसे ज्यादा हो तब। दूसरा क्या है, जो यंग ऑफिसर होते हैं, जी, हर ऑफिसर को हर चीज का तजुर्बा नहीं होता है, खास करके काउंटर टेररिज्म में ऑपरेट करने का। जी, तो जिसको तजुर्बा ना हो, आप ऐसे मुश्किलात में धकेल दोगे तो यकीनन आप कैजुअलिटी मोल लेने का एक न्योता दे रहे हो, एक इनविटेशन दे रहे हो। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जी, और फिर इतना सोचने का वक्त होता नहीं है मत। सो हम मस्जिद में गए एंड वी वर टोटल 6 of us, जी, एंड ग्राउंड फ्लोर में कुछ नहीं था, फर्स्ट फ्लोर में कुछ नहीं था, वो एटिक पर थे। एटिक तो हम फिर काफ़ी हमको करना पड़ा टू फाइंड देम, और ये करते करते मुझे गन शॉट वुंड एंड मल्टीपल स्प्लिंटर इंजरीज लगे। कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, जी, और फर्स्ट फ्लोर का जो छत था वो प्लाईवुड का था, जी, और उस प्लाईवुड के ऊपर 5 मिलिटेंट थे। फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के छत में जाने का स्टेयरकेस नहीं था। एक कोने में जहाँ स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर पे खत्म होगी, जहाँ छज्जा सी थी, वहां जी, पर एक सीढ़ी था, जी, और वो सीढ़ी एक छोटा एक 3x3 का छेद था वो प्लाईवुड के अंदर, जहाँ से वो चढ़ के अंदर गए। वो अंदर कैसे जाएंगे, मतलब बहुत रिस्की है ये। हाँ, ये वो हमारे ऊपर थे, हम्म, बीच में प्लाईवुड, लेकिन वो हमें नहीं देख सकते थे और हम उन्हें नहीं देख सकते थे। जी, सो ऐसे कई
कई हालात आते हैं फौजी ज़िंदगी में, यू हैव टू ट्राई न्यू थिंग्स। तो आप कहाँ पे सर गोली लगी आपको और मतलब वहाँ आई पे लेट मी दो टेल यू लिटिल मोर, जो आपने बोला उसका मैं एक चीज़ का मैं आपको ज़िक्र करता हूँ। जी, हमने देखो, हम अगर बात करते आपस में हुँ, तो उनको सुनाई देता बातचीत, फिर एक जी, प्लाईवुड 10 में 8 का प्लाईवुड तो है बीच में, उन्हें खाली गोली लेके मारना है एक बस्ट, वो हमें लगता, हाँ, बिकॉज इतनी थी छत, 7 फीट, 7 या 8 फीट, बहुत, दिस इज एक्चुअली पॉइंट ब्लैंक रेंज। हाँ, मतलब आप हल्का-सा भी चल रहे हो तो भी आवाज़ आ जाएगा, तो कुछ भी आ जाता है। करेक्ट, तो वो तो मतलब देवर नॉट मूविंग, जी, हमें तो मूव करना था क्योंकि खोजना हमें था ना। हाँ, छुप तो वो रहे थे, खोजना हमें हुँ, था, हमें खुले में आना था, वो तो ऑलरेडी छुपे में है। हुँ। सो एक और एक अभी जब आप फर्स्ट फ्लोर में थे तो आपको श्योरिटी भी नहीं थी क्योंकि ऊपर वो हिल नहीं रहे थे। वी डिडंट नो एक है कि दो है कि पांच है या छह हुँ, है या 10 है। वी हुँ, डिडंट नो कि है भी कि नहीं है, बिकॉज अभी तक कोई गोली फायर नहीं हुई, जी, कोई गोली फायर नहीं हुई। हुँ, आधा घंटा गुजर गया था, कोई गोली फायर नहीं हुआ था, और हुँ, टेंशन तो बढ़ता जाता है। उन्होंने क्या किया था, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जो माइक वगैरह होता है, उसको जी, ऑन छोड़ा था। हुँ, तो अगर मैं छोटी सी भी आवाज में मेरे किसी बंदे को बोलूं इधर जाओ, तो वो लाउड स्पीकर पे आ रहा। तो बाहर हुँ, खड़े मेरे कंपनी कमांडर ने बोला, सर आप जो बोल रहे हो वो माइक पे आ रहा है। जी, तो हमने दो चीज किया है, जो पीएस सिस्टम था उसको बंद किया है, और जी, दूसरा हमने किया जो मेरे को नहीं करना चाहिए था, हमारे मोटरोला को भी ऑफ कर दिया। क्यों, मोटरोला कभी कभी चू चू का आवाज करता है, हुँ, अगर वो गलती से वो कर दे और वो सुन ले तो वो फायर होना था। तो 5-10 मिनट के लिए बोला, हमने ऑफ किया उसको। जी, काफी देर हम सोचते रहे, आंखों के इशारे, फील्ड सिग्नल कि उधर जाओ इधर आओ, सब कुछ हमने ट्राई किया, कोई अभी वो एक अंजाम तो देना होता है ऑपरेशन को, बिकॉज बाहर अंधेरा भी होने वाला था, रात के अंधेरे में तो और भी डेंजर हो जाता है, जी, बिकॉज वो अंधाधुंध कोई फायर कर दे, हजारों को लग जाती, मतलब हजारों नहीं, मतलब 10-12 को तो लग जाती। बाहर जो जी, फौजी हमारे खड़े थे मस्जिद के हुँ, बाहर। जी, अम, हमने कई चीज किए जो यूनिक थे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो हमने किए। जी, उन दिनों छोटे मोबाइल फोन होते थे हमारे पास। हुँ, सो पुराने वाले वो मोबाइल फोन होते थे ना, जी, बेसिक टच कीपैड वाले, जी, उसमें टॉर्च भी होता था। हुँ, कई मॉडल के फ़ोन थे, और हमारे क्यूआर टीम, जो मस्जिद के अंदर टीम थी मेरे साथ, उसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ साहब थे, जिनके पास भी एक फ़ोन था। जी, और नॉर्मल रूल फ़ोन का है, फ़ोन एक तो हम सेल फ़ोन ऑपरेशन में नहीं ले जाते अनलेस यू जी, आर अलाउड, बिकॉज़ ये जी, एक डेंजर है, हुँ, खतरा भी अपने आप के लिए। बट जिनको नियुक्त किया जाता है वो ले जाते हैं, जी, इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ इमरजेंसी के लिए यू नीड इट। हुँ, सेल फ़ोन भी नए-नए आए थे उस टाइम पर। सो हमने एक आइडिया किया है, बगैर बातचीत के मैंने, जो जेसीओ साहब थे उनको बोला कि अपना सेल फोन दीजिए। हुँ, तो उन्होंने अपना सेल फोन दिया है, उस सेल फोन का मैंने मैंने ऑन किया और वो रिंगर का वॉल्यूम बढ़ाया, एंड बिल्कुल कमरे के बीच में वो फोन को नीचे रख दिया जमीन पे, और हम पीछे खड़े होकर के उस फोन को हमने कॉल किया। जब वो ओके, फोन बजा, जी, बिल्कुल जहां फोन था उसके ऊपर से दो जगह से, प्लाईवुड के अंदर से फायरिंग आई, दो जगह जी, से उस हुँ, फोन के ऊपर। और जैसे वो ऊपर उन्होंने फायर किया है, तो यहाँ से हमने प्लाईवुड के नीचे से बगैर बगैर नजर आए, जहाँ से फायर आया हमने भी फायर किया। और जैसे हमने फायर किया तो दो गिरने की आवाज आई। जी, थोड़ी देर बाद फिर स्टिलमेट हो गए, बिकॉज दो गिरे, उसके बाद उनका फायरिंग बंद, हमारा भी फायरिंग बंद। बिकॉज जैसे ये खत्म हुआ, हम लोग फिर बिल्कुल दीवार के साथ चिपक गए थे, क्योंकि थोड़ा उधर चेंज का प्रोटेक्शन होता है, हुँ, उसके वजह से। और फिर वहीं रुक गए थे हम, बिकॉज एक थोड़ा हुआ, फिर स्टिलमेट हो गया, फिर रुक गए। उस टाइम पर एक मेरे जवान ने बोला, साहब, बिकॉज बातचीत तो हम कर नहीं सकते थे, इशारे से सब, बोला, साहब सुनो। वो मेरा ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहता था, अटेंशन एट वन प्लेस। जी, हुआ क्या कि घसीटने की आवाज आई, और वो आवाज वहां आ रही थी जहां पर हमने फायर किया था। तो बॉडीज़ को आई थिंक वो और अभी अभी जब हम एक जगह पर जहां हमने फायर किया था, वहां से खून भी टपक रहा था।
तो जी, हमें लगा कि एक को तो मतलब यकीनन गोली लगा है। जी। लगा तो शायद दोनों को था, हुँ, बट एक शायद उस टाइम पर ही मतलब खत्म हो गया था और उसका खून टपक रहा था नीचे। जी, उसकी तरफ कोई रिंग करके आ रहा था। हो सकता है जी, इसको आगे ले जाने के लिए, या हुँ, हो सकता है, मेरा सोच था उन दिनों में जब मिलिटेंट फंसता था किसी फौजी या फोर्सेस के मतलब एम्बुश में या ऑपरेशन में, तो वो जी, मदद मांगता था अपने दोस्तों से, हुँ, या किसी को खबर देता था कि हम लोग यहाँ फंस गए इस फलाने गांव में। जी, तो मुझे लगा कि जो गिरा है प्लाईवुड पर, जी, उसके पास या तो मोटरोला या तो वो सैटेलाइट फोन या तो ऐसा कोई चीज हो हुँ, जिसको लेने के लिए वो इधर आ रहा था। हुँ, अब वो रेंगते 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 बिल्कुल हमारे सामने ही आ गया था ऊपर। हुँ। और उस टाइम पर हमने एक्चुअली प्लाईवुड के बैरल लगा के फायर किया। बिल्कुल जोड़ दिया ऐसे को और प्लाईवुड के बैरल को टच करके फायर किया हम दो लोगों ने जी, इंस्टेंट। ये तीसरा मिलिटेंट था। नहीं बट सर स्टिल अभी अभी जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ इट इज़ वेरी एक तो मतलब इस टाइम अभी जो है वो हमें ये भी नहीं पता कि कितने और मिलिटेंट्स हैं नहीं ऊपर। है, नहीं पता है। बिल्कुल एक अननोन लास्ट फैक्टर है देयर में कुड बी लास्ट में जब हमने मैंने फैसला किया कि अंधेरे से पहले हमने ये ऑपरेशन को समाप्त करना है, वन वे जी, और द अदर। हुँ, बिकॉज अंधेरा में तो लॉस ही है। तो जी, जब फिनिश करना होता है तो जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा बढ़ता है। ज़्यादा। हुँ, देखो साहब, सीधी सी बात है, अगर आप गोली नहीं फायर करो, आड़ में छुप के रहो तो खड़े रहोगे आप, अब वो भी खड़ा रहेगा। हुँ, दैट कैन हैपन इनफाइनाइटली, राइट, जब तक कि कोई थक के ना गिर जाए। जी। अभी 3 मिलिटेंट्स मर चुके हैं बट हमें तीन ये हमें नहीं नहीं पता पता, कि हमें कितने नहीं पता है कि तीन मरे ना, हमने तीन को जरूर कुछ फायरिंग तो समथिंग हुई हैज़ तीन के हैपेंड। साथ। हम रात होने वाली है लास्ट और में अभी ये भी नहीं लास्ट पता में कि कितने लोग हैं। हम 6 थे, और 6 में हमारा भी अब एम्यूनिशन खत्म हो रहा है, क्योंकि हम कुछ ही लेकर एम्यूनिशन अंदर लेके चले थे। बाहर से अंदर ना कोई आ सकता था अभी, क्योंकि फायर फाइट चल रही है, ना हम बाहर जा सकते थे, ना मैं मोटरोला यूज कर सकता था कुछ मदद मांगने के लिए। जी, तो उस टाइम पर हमने 4 लोगों ने फैसला किया कि हम ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ी में। जी, और जो भी अब सीढ़ी में जो चढ़ता है, पहले अपना मुंह ही आएगा ना ऊपर। हुँ, जो छत है, वो छत में से पहले मुंह ही नजर आएगा, उसके बाद ही तो शरीर आएगा ऊपर। जी, तो इट इज अ बिग डेंजर। हुँ, बहरहाल वो करना था, तो वी मेड सब प्लान टू डू समथिंग। बट जब हम चढ़ने वाले थे, सीढ़ी के दो दो पीढ़ी तो हम चढ़ चुके थे, और एक एक तरीके से ढूंढ रहे थे कि एक चढ़ेगा तो कवर करेगा, दो ऐसे करके ना सोच के। तो जब हाफ थे सीढ़ी में, तो भर करके लोग भागने की आवाज आई, दो लोगों की। और वो जो प्लाईवुड का जो छेद था जिसमें हम लोग चढ़ रहे थे, वहां पर दिस टू मिलिटेंट्स केम, ऐसे करके नीचे नीचे मत 6 फीट था, खाली 6 भी नहीं था। तो उनके हाथ में था राइफल एंड दे फायर्ड, और हम लोगों ने भी नीचे से फायर किया है। 3 लोगों ने किया है। मतलब वो वहाँ से निकल गए जब ये कोई नहीं निकला था, वो आप खाली 2 गैप सीढ़ी में आए थे। हम लोग नीचे से चढ़ रहे थे, वो गैप में बाहर आ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि कोई चढ़ने वाला है, क्यों वो जी, एक ही रास्ते अंदर आने का। हुँ, सो वो आए ऊपर से, ऐसा फायर किया। हम 3 लोग थे जिनने फायर किए। 3 लोग फायर नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके तीनों के दोनों हाथ अलग अलग काम में लगे हुए थे। ये हमारा प्लान भी था। तो हमने जब फायर किया तो एक एक के तो गले में लगी, नीचे से हमने फायर किया तो वो गले में लगी, और वो तुरंत वहीं गिर गया। दूसरे को पेट में, अब्डोमेन में लगी, और वो फिर भी फायर करता रहा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद गिरा है। जब ये सोच ही रहे थे, तब एक ने बोला कि साहब, आपके आपके खून है। तो मैंने बोला यार, ऊपर से गिरा होगा खून, क्यों खून उधर ऊपर का भी काफी गिरा था मेरे पे। जी, तो मैं बोला हो सकता है। बोला साहब एक बार देख ले। तब देखा कि बोला साहब ये तो आपका खून है। हुँ, गोली जब लगता है तो नहीं पता चलता। वो एक चींटी जो काटता है ना, वैसे है। तो नहीं पता लगता है। एटलीस्ट तो उस टाइम नहीं पता चलता क्योंकि नहीं आप पता, नहीं माइंड पता, उस क्योंकि उधर सब कुछ लगा गर्म होता होता है, यू डोंट रियलाइज इट। कहाँ पे लगी सर गोली? इट वाज़ ऑन जब स्टमक। जब
जब जवान ने बोला कि साहब आपके आ रहा है खून, तो फर्स्ट मैंने देखा कि मेरा लेफ्ट फिंगर, ये वाला इंडेक्स फिंगर में यहाँ पर लगी थी और ये ऐसे लटक रहा था विद ओनली फ्लैश, बोन वाज ब्रोकन। पहला ये नजर आया। दूसरा उसने बोला साहब इधर से बह रहा है खून, सो इधर फेस पे स्प्लिंटर्स लगे थे। फिर बोला साहब इधर से आ रहा है खून, सो शोल्डर पे लगा था। फिर बोला साहब आपके बाएं पैर में ऐसे खून बह रहा है, तो ऐसे पैर में से साला कैसे बहेगा खून यार? तो क्या हो, लेफ्ट थाई पे लगी थी बुलेट, और लेफ्ट थाई से जो ब्लीडिंग था वो जूते से बाहर निकल के जमीन पे आया था। तो उस टाइम तक 2 या 2.5 मिनट ही होंगे फायरिंग के, मुझे 5 मिनट हो सकता है। बट मुझे उस टाइम तक ना तो तकलीफ हुआ, ना तो मतलब दर्द हुआ, ना तो मतलब एहसास था, लेकिन फायरिंग बंद हो गई। वो 2 चीज जब गिरे उसके बाद फायरिंग बंद हो गई। तो एक जो बडी था मेरा, हम लोग 6 जन थे, एक में मेरा बडी है उसमें ना, क्योंकि हम 3 बड़ी पैर घुसे थे अंदर। बोला साहब आपको तो ले जाना है अस्पताल अभी। ऐसे रोक तेरी गोली लगी। तब हमने मोटरोला ऑन किया और बुरा गाड़ी बुलाओ। अब वो गाड़ी गांव के ज्योग्राफी के वजह से हमारी बड़ी जो माइन प्रूफ व्हीकल है, जो ट्रक होता है, वो नहीं आ सकी वहां पे। तो जब मैं सीढ़ी उतर रहा था, ग्राउंड फ्लोर में मस्जिद से बाहर आने से पहले मैं बेहोश हो गया। एंड देन समबडी कैरिड मी, और हेलीकॉप्टर में फिर बेस हॉस्पिटल ले गए। और क्योंकि एक सीओ साहब, सीओ कर्नल इज अ रीजनेबल, इट्स अ मिड साइज रैंक, नो, और Right. यूनिट का मुखिया होता है एक सीओ। सीओ को जब ऑपरेशन में गोली लगता है तो पूरा थोड़ा हलचल सा मचता है, और एवरीबडी वांट्स टू तो अस्पताल में भी सब लोग तैनात थे। मैं जैसे गया मेरे को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। सो आई हैड व्हाट इज कॉल्ड, फौज में GSW बोलते हैं, एंड MSI। Right. GSW मतलब गन शॉट वुंड, MSI इज मल्टीपल स्प्लिंटर इंजरीज। जी। तो थाई में लगी, वेस्ट में लगी, शोल्डर में लगी, फिंगर में लगी, और थोड़े स्प्लिंटर्स फेस पे लगे। ये चेहरा पहले कोई खूबसूरत था नहीं, तो उसकी खूबसूरती पर कोई असर हुआ नहीं। नाउ आई वांट टू नो द स्टोरी ऑफ निम्बाराम, क्योंकि मैं उसको लिंक करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं वो सैलरी के माइंडसेट से, कि पीपल देयर आर नॉट देयर फॉर द सैलरी, सैलरी के लिए वो नहीं है। तो सर क्या स्टोरी थी उनकी? इट या वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैं शुरू से जानना चाहता हूँ। व्हाट वाज द मिशन, मतलब क्या हुआ था, वो क्या चीज़ थी जब? नो, निम्माराम स्टोरी प्रेस्टिज, आई मीन, क्या फौजी है, फौजी हो तो ऐसे हो। सो दिस इज लॉन्ग बैक 2003, जी। एंड हम उस टाइम पर लेफ्टिनेंट कर्नल थे, एंड आई वाज द ऑफिशिएटिंग सीओ। जी। एंड खबर मिला कि फलाने गांव में कुछ मिलिटेंट है। तो जी। खबर भी किसी एक लोकल सोर्स से आया, क्योंकि उन दिनों में 2003 में ना तो सेल फोन थे, ना तो वो हाईटेक इक्विपमेंट था मिलाप करने का, बात करने का। सो द सोर्स केम टू द हेडक्वार्टर्स एंड कन्वेड टू अस कि साहब ये गांव में 4 मिलिटेंट था। ये ये कहाँ की बात है सर, JNK की? JNK के पास। ओके। तो काफ़ी ऐसे इन्फॉर्मेंट्स आते हैं, खबर मिलता है, कभी सही होता है, कभी गलत होता है। तो एज अ लीडर आपको खुद परखना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे बाकी इन्फॉर्मेशन से मिलता है, क्या ये मुमकिन है, क्या ये सही है। एनीवे, सो उस टाइम पर हमारी यूनिट 6 जगह पर डिप्लॉयड थी, छोटे छोटे टोलियों में। तो तकरीबन 2 या 2:30 बजे थे दोपहर। जी। हर फौजी यही करता है कि खबर मिले, गो, सिंपल। ये जी। इंडियन आर्मी का उसूल है, रूल है, प्रैक्टिस है। आई हैव इंफॉर्मेशन, आई विल गो, जी। दैट्स हाउ इट इज। इसीलिए इसीलिए देश सुरक्षित है। जी। सो सर ये 2:30 बजे खबर आया, तो हमने वो कंपनी थोड़ी दूर पर थी, तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट पर मिलाप होता था, बिकॉज टेलीफोन लाइन तो होते नहीं थे, ये बड़ा रेडियो सेट गोज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। देन देर आर टूल्स टू हाइड योर फ्रीक्वेंसी, टू हाउ फ्रीक्वेंसीज टू चेंज, इसमें कई चीजें हैं। हम्म। बट
मिलिट्री रेडियो सेट्स में कुछ सीक्रेसी डिवाइसेस हैं। जी, दूसरा क्या है कि जब आपको काउंटर टेररिज्म में जब आप ऑपरेशंस कर रहे हो मिलिटेंट्स के खिलाफ, स्पीड हुँ, स्पीड इज ऑफ एसेंस। अब वो स्पीड अगर किसी भी तरीके से त्याग हो जाए, जी, that can result in failure or an unsuccessful operation. Because by nature जो टेररिस्ट है या मिलिटेंट है वो कहीं भी आता है तो 5 मिनट के लिए आए, हुँ, वो अपने घर आएगा कुछ पैसे लेने के लिए, कुछ कपड़े लेने के लिए, हथियार लेने के लिए, कुछ लेन देन करने के लिए वो आएगा और भाग जाएगा। उसको भी पता है कि मतलब सर्च हो रहा है मेरा। बिकॉज यू नो ही इज अफ्रेड फॉर हिज लाइफ। राइट, सो एवरीथिंग हैज टू बी क्विक। हुँ, बहरहाल हमने कंपनी कमांडर को फोन किया और बोला रेडियो सेट पे, बोला सो एंड सो विलेज सो मेनी मिलिटेंट्स गो। हुँ, अभी आप बड़ा खूबी है, अभी आप बोलोगे सर आपने कोई प्लान नहीं बनाई, बिकॉज इतना वक्त है ही नहीं आपके पास, फिर तो आप ऑपरेशन करना बंद कर दो, खाली ये प्लान बनाते रह जाओगे। जी, दूसरा क्या है, जो हमारी छोटी टोलियां हैं बाहर, जी, चाहे वो छोटी टोली हो चाहे वो एक पूरी कंपनी हो, मतलब 110 120 जवानों का, वो टोली का जो कंपनी कमांडर है, इलाका उसका है, हुँ, जो उसको छोटी सी जिम्मेदारी का जो इलाका दिया गया है, दैट इज हिज एरिया। जी, उस जमीन पे जितने लोग हैं, जितने रास्ते हैं, ही सपोज टू नो द बेस्ट। उसको इन एंड आउट सब पता है। वो जितना जानता है मैं नहीं जानता हूं। हुँ, तो विदाउट एडिक्वेट नॉलेज अगर मैं प्लान बनाऊंगा तो वो प्लान तो फेल होगा ही हो, फर्स्ट जी, थिंग। वो उसी का सेकंड काम है। सेकंड थिंग, जो उस इलाके में जो लोग रहते हैं, हुँ, गांव में जो बसते हैं लोग, जी, सबको वही जानता है, तो प्लान भी तो वही बनाएगा ना, जी, मैं कहां से बनाऊंगा? हुँ, तो वो मास्टर है, अगर वो कुछ मदद मांगता है, कुछ सलाह मांगता है, दैट इज माय जॉब टू गिव इट। जी, लास्ट पॉइंट, अगर वो कंपनी कमांडर होते हुए प्लान नहीं बना सकता है तो हुँ, कल को वो सीईओ बन के क्या करेगा? राइट, सो ही इज एक्सपेक्टेड टू डू दैट, ही इज ट्रेन टू डू दैट एंड ही इज द बेस्ट पर्सन टू डू दैट। जी, इसलिए मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, मैंने खाली बोला ये खबर है, ये गांव है, गो। जी, कभी कभी तजुर्बे के साथ एक फील होता है कि यार ये ऑपरेशन में ना थोड़ा सा कुछ अलग है, समथिंग इज डिफरेंट इंट्यूटिवनेस। जी, लगता है। कभी कभी सिक्स सेंस जो बोलते हैं, इंस्टिंक्ट बोलते हैं, जी, इंट्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, कभी सही होता है कभी गलत होता है। जी, अम, तो मुझे लगा कि यार कुछ यू नो डॉक्टर साहब भी वहां पर है नहीं, डॉक्टर साहब को भेजते हैं। हुँ, तो मैंने, हमारे एक नए डॉक्टर साहब आए थे, वो डॉक्टर साहब को एक एक हमारे आधे टोली के साथ बोला है कि डॉक्टर साहब को ले जाओ, वो थोड़ा जल्दी जाना, क्योंकि जी, वो जो गांव थी वो हमारे हेडक्वार्टर से तकरीबन 6 घंटे के रास्ते, तो जी, अबाउट 6 7 हमें 6 घंटे लगते। जो कंपनी को मैंने टास्क दिया था उनको लगते थे तकरीबन 40 45 मिनट, वो नीचे आना था उनको खाली। ओके, तो डॉक्टर साहब भी चले गए तकरीबन 3 3:30 बजे। जी, तो 5:30 करीब अंधेरा हो जाता है ना, पहाड़ी में जल्दी होता है थोड़ा। तो उस टाइम पर रेडियो सेट पर खबर आया जो कोई भी लीडर किसी संस्था का नहीं सुनना चाहता है। जी, और वो खबर था कि साहब बंदे को गोली लग गई है। नाउ बंदे को गोली लगना मेरा फेलियर है एज द लीडर। मेरे देख रेख में, मेरे नेतृत्व में जब मेरे किसी बंदे को गोली लगता है, सिंपल, मैं फिर उसका जिम्मेदार हो जाता हूँ, एंड ऑफ स्टोरी। जी, 3 शर्तें हैं। क्या मैंने फैसला अधूरे कवर से लिया है, जल्दबाजी में लिया है, कम जानकारी से लिया है, और जो बैकअप प्लान है उसके बगैर बंदों को ट्रेनिंग के बगैर भेज दिया। जी, अगर ये इनमें से कोई भी चीज सही हो तो वो लीडरशिप का फेलियर है, एंड उस टाइम का जो लीडर होता है वो लीडर को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। तो मुझे उस टाइम पर लगा कि यार मैं फेलियर। तो जैसे बोला तो हमने क्विक रिएक्शन टीम होते हैं हर पलटन में,
हमने खुद एक क्यूआरटी कमांडिंग ऑफिसर का क्यूआरटी होता है, उसको बोला चलो लेट्स गो, और फिर हम भागने लगे। तकरीबन जी। 2 बजे डॉक्टर साहब का मोटरोला होता है सबसे छोटा हैंडहेल्ड में, जी, मोटरोला जी, पे जी। फ़ोन आया, डॉक्टर साहब का मैसेज आया कि सर अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। अब मैं आपके व्यूअर्स को समझाता हूँ डर क्या होता है। अभी आप बैठे हो, आप स्टूडियो में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, जहाँ भी हो, जी। अम, आपकी आँखें खुले हैं, हुँ, और आपके व्यूअर्स को मैं बोलता हूँ आपके आँखों के सामने आप हाथ रखिए, आपको हाथ नज़र आएगा। हाथ जी, नज़र आ रहा है ना? आपका जी, खुद का हाथ नज़र आ रहा है? जी, लेकिन अगर आप आँखें भी खुले हों और हाथ आपने अपनी आँखों के सामने लगाया और हाथ नहीं नज़र आता है, ये अंधेरा होता है। हुँ, और ये अंधेरा हमें सिटी में नहीं मिल पाता है। क्योंकि आज की तारीख पर ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई वक़्त नहीं है दिन में जब आप कहीं न कहीं कोई मोबाइल के चार्जिंग का लाइट होगा, कोई टीवी के रिमोट का होगा, सड़क का ट्यूबलाइट का होगा, आने वाले गाड़ी का हेडलाइट होगा, दरवाजे के नीचे से दूसरे कमरे की लाइट, समवेयर देयर इज़ अ लाइट। मतलब वहाँ पे पिच डार्क था, बिल्कुल घंघोर आग अंधेरा। मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि जंगल में, पहाड़ों में जब चाँदनी ना हो रात में और बादल हो तो स्टारलाइट भी नहीं होता है। 500% जो डार्कनेस बोलते हैं वो डार्कनेस होता है। ये अंधेरा खाली फौजी समझता है, हुँ, और ये इत्तेफाक से वैसा अंधेरा था। जी, तो एक तो डॉक्टर साहब नए आए थे हमारे यूनिट में, उनको शायद इस बात का वो इल्म भी नहीं था, पहली बार ही उनको मतलब भगा रहे थे। दूसरा क्या है, वो बिल्कुल अ, हिंदी नहीं बोल पाते थे उस टाइम। जी, और मैं तो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का हूँ। हमारे यहाँ आम तौर पर जाट और राजपूत और यूपी, राजस्थान, मतलब नॉर्थ इंडिया में ना कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के हैं, तो जी, उनमें से कोई जो डॉक्टर साहब का लैंग्वेज है वो नहीं बोल पाता था। बहुत अब ज़्यादा। डॉक्टर साहब और उस टोली का टीम बन नहीं पाया था, क्योंकि डॉक्टर साहब नए-नए आए थे, बिल्कुल नए आए थे। सो जी, दिस वाज़ द सर्कमस्टेंस। दूसरा, जो ऑपरेशंस में जाते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, जी, वर्दी तो है ही, जी, जी, जूते होते हैं, एंकलेट हुँ, बाँधते हैं, एक वो मैगज़ीन चेस्टर बोलते हैं जिसमें 4 मैगज़ीन होते हैं। मैगज़ीन वो है जो राइफ़ल में लगता है, जी, जी, जिसमें जी, जी, एम्युनिशन भरा हुआ हो। तो हुँ, 4 वो होते हैं, 2 ग्रेनेड होते हैं, 2 लीटर का पानी का बोतल है, को फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग है, जी, और सामान है जो ऑपरेशन में चाहिए होता है। बुलेट प्रूफ पटका है, हुँ, बुलेट प्रूफ जैकेट है, राइफ़ल है। तो ये सब अगर आप जोड़ो तो तकरीबन 30-35 किलो हो जाता है। और हुँ, अगर पसीना आ रहा हो तो फिर चिपक जाता है वर्दी, बारिश जी, आ रही हो या ओस पड़ रही हो तो वज़न और भारी हो जाता है, तो जी, 35 के 40 हो जाते हैं। हुँ, पहाड़ी में चलना इतना आसान नहीं है, हुँ, काफ़ी मुश्किल है, और यही फ़ौजी का ज़िंदगी है। बट वो जी, डॉक्टर साहब को आदत नहीं था तो वो थक गए थे। लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, डॉक्टर साहब को ये डर था कि मिलिटेंट का फायर कहीं से भी आ सकता आ है। जाए, तो ये हुँ, बड़ा डर होता है। जी, तो जब उन्होंने मेरे को मोटरोला पे मैसेज दिया, वो मैसेज डर का मैसेज था, हुँ, डर का मैसेज था। फ़ौज में हम प्यार से भी काम करते हैं, कभी थोड़ा डाँट-डूँट भी मारना पड़ता है। ये मिश्रण बड़ा ज़रूरी है। हुँ, दोनों ज़रूरी हैं और दोनों के मज़े अलग हैं। हुँ, तो मैंने डॉक्टर साहब को कुछ बातें बोली जो मैं कैमरा पे बोल नहीं सकता हूँ। तो डाँटा आपने। आपका काम है कि आपने भई जाना है अभी। हुँ, तो बस वो मैंने ये भी बोला कि मैं पीछे-पीछे आ रहा हूँ, वो मैं हुँ, तेरे को पकड़ लिया तो जान ले लूँगा तेरी, जी, वो बोलने के लिए। तो ताकि आई वांटेड देम टू रीच, बिकॉज़ बंदे को गोली लग गई थी, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग कि मुंडी नीचे करो और चलो आगे, डोंट ज़्यादा सोचना नहीं है। सो एनीवे, तकरीबन 11 बजे हुँ, डॉक्टर साहब का मैसेज आया कि सर मैं पहुँच गया हूँ, जी, लेकिन मैं जहाँ भी काट रहा हूँ, हुँ, मेरे को खाली खून नज़र आ रहा है एंड आई एम अफ्रेड। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, ही कांट डाई, हुँ, बंदा मर नहीं सकता है। जी, और ये नए डॉक्टर को एक हौसला देने वाली बात थी, जी, बिकॉज़ ये मतलब पहला ऑपरेशन उनका, हुँ, पहली बारी यूनिट में आए उनके 5-6 दिन ही हुए थे। जी, आपका काम, डॉक्टर का काम क्या होता है फ़ौज में? जब हुँ, लड़ाई ना हो रहा हो, तो मेरे सेहत को बरकरार रखना, जी, वो स्टैंडर्ड पर जो चाहिए, जी, और जब लड़ाई हो, तो मौत से बचाना, हुँ, सिंपल। राइट, तो ऐसे ये मर नहीं सकता है, सिंपल। हुँ, तो उसके 2 या 3 मिनट बाद हम भी गाँव में पहुँच गए, जहाँ वो डॉक्टर साहब थे, और जैसे मैं पूछने वाला ही था कि क्या हाल है?
तो वो गांव से ट्र करके AK-47 की फायरिंग की आवाज आई, ऐसे ही आता है आवाज। जी। वेरी रैपिड फायरिंग वेपन, बहुत तेज रफ्तार से फायर गोली निकालता है वो। एंड मिलिटेंट का फेवरेट वेपन है, खासकर बर्स्ट मारा पूरा। ट्र करके आया। सो हम छोड़ के गांव में भाग गए। अगले दिन सुबह एक हेलीकॉप्टर आया और कैजुअलिटी को उठा के चला गया। हम लोग वो गांव जी। में 5 दिन रहे। हुँ। अ, अभी आप बोलोगे सर गांव को ढूंढने के लिए 5 दिन लगते हैं, हुँ। लगते हैं, कभी कभी 5 से ज़्यादा भी लगते हैं। जी। अ, क्योंकि घर बड़े होते हैं, कंपाउंड बहुत बड़े होते हैं, घर को खोजना बड़ा मुश्किल है। हुँ। और फिर कोई बोलेगा कितना टाइम लगता है, हर घर को, हर कमरे को, हर चारपाई को, हर गद्दे के नीचे, और फिर खोजने के बाद उस पर यकीन करना कि कोई उसके अंदर घुस ना जाए जो एरिया आपने खोजा है पहले, क्योंकि आदमी तो उतने ही होते हैं गिने चुने। जी। तो जो जो फौजी पहले घुसता है कमरे के अंदर, अब आप सोचिए उसके दिमाग पे कितना जोर दबाव पड़ता होगा। हुँ। सो यू आर एंटरिंग अ रूम, यू नो देयर मे बी अ सिविलियन, आप फायर उस सिविलियन पर नहीं कर सकते हो। जी। यू नो देयर कुड बी अ टेररिस्ट, वो टेररिस्ट आपके ऊपर फायर कर सकता है क्योंकि उसको पता है फौजी आ रहा है। और उसको उसको ये खैर नहीं कि कोई बेकसूर बच्चा है या बुजुर्ग है या सिविलियन है या फौजी है, उसने तो हुँ। अपना जान बचाना है, वो करके चला जाएगा, लेकिन आप नहीं कर सकते। जी। सो अभी सोचिए कितना टाइम लगेगा एक कमरा खोजने में, हुँ। और कहाँ कहाँ छुप सकते हैं। दिस इज वाई इट टेक्स टाइम। हुँ। इसमें एरर या गलती मंजूर नहीं है, क्योंकि जो गलती होता है उससे हमारी जान जा सकती है, जाएगी भी, जी। या बेकसूर की जाएगी, दोनों में से एक, दोनों नहीं होना चाहिए। राइट। सो बहुत धीरे धीरे होता है ये, एंड दैट इज वाई टुक 5 days। ये सर अभी वो मिलिटेंट जो थे वो न्यूट्रलाइज़ हो गए थे, उनको वी किल्ड देम, 5 मिलिटेंट, उनको मार दिया था। 5 मिलिटेंट अलग अलग घरों में अलग अलग जगह पर मिले थे। इट इज वाई टुक सो मच टाइम, बिकॉज बट जो हमें निम्बाराम सर थे उनको हम वापस ले आए थे। अगले दिन सुबह, दूसरे दिन सुबह ही हेलीकॉप्टर ले गया था। जिस दिन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, जी। उसका सुबह, नेक्स्ट सुबह उसको हेलीकॉप्टर आके ले गया था। अभी लेकिन बाकी मुझे ऑपरेशन मुझे कंटिन्यू कोई रहा। कनेक्शन नहीं हॉस्पिटल के साथ, क्योंकि मैं ओके। जहाँ हूँ वहाँ से कोई मिलाप नहीं हॉस्पिटल, ना मुझे मेरे दिमाग में था कि मैं बात करूँ। जी। क्योंकि 5 दिन लगातार हम ऑपरेशन में ही थे गाँव में। जी। वो जो सभी सर बर्स्ट हुआ था वहाँ पे, वो लगा था किसी को? वो जो बर्स्ट हुआ था आपने खाली बताया? आवाज आई। ओके। जब इतना बड़ा ऑपरेशन होता है तो कई जगह से फायरिंग होता है। अगर हुँ। मिलिटेंट अलग अलग जगह पर हैं तो अलग अलग करेंगे, कभी कभी करेंगे और भाग जाएंगे दूसरी जगह पर, कई चीजें हुँ। हैं, ये तो नॉर्मल ऑपरेशन में होता है। जी, जी, जी। बट हम जब वापिस आए हुँ। तो मैंने पूछा, बोला हॉस्पिटल, तो मैंने बोला हुँ। बात करा हॉस्पिटल से। तो जी। हॉस्पिटल से मेरी बात हुई। ये कहानी बहुत लंबा है तो मैं खाली ये संक्षेप में आपको बताऊंगा। जी। सो मैंने बहुत मुश्किल से तो कनेक्शन लगा अस्पताल का। उन दिनों हुँ। में अपने देश में एसटीडी के फोन बूथ होते थे। तो ऐसे में जब अस्पताल मिला मिलिट्री कम्युनिकेशन से, तो हमें बोला गया कि वो आईसीयू में है। तो हमने आईसीयू से बात किया, तो आईसीयू के सिस्टर ने, नर्स ने फोन उठाया। तो मैंने पहले बोला बनना कैसा है। जी। अम, हम 6 दिन से हम घूम रहे हैं, खाए नहीं है, नहाया जी। नहीं है, इमोशनली फुली फटीग्ड, फिजिकली कंप्लीटली ड्रेन्ड। राइट। नॉर्मल टाइम पर क्या होता है कि जब आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है हुँ। तो एक वो ऐसा वाला एक भावना आता है। हुँ, बट कि वी डिड इट। बट सक्सेस, जब एक बंदे को गोली लगता है ना, जी। तो इधर आप दूसरे खाने में जितना भी डाल दो वो फेलियर। मेरे दिमाग में, राइट। जी। शायद सबके में ना हो, लेकिन 99% के में ऐसे ही है। जी। इसीलिए जो भी ऑपरेशन होता है क्लीन, हुँ। वो उस पे हम थोड़ा वी फील गुड। जी। बट सच तो यह है कि जो ऑपरेशन में कुछ ना कुछ फेलियर होता है, जी। सीख वहीं से प्राप्त होता है कि हमने हो सकता है क्या गलत किया है, वहीं से हमें सिखलाई मिलता है फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन। जी। और जब दो लोग हथियार चलाते हैं, हुँ। आ, दोनों चला रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गोली लगेगी। ये तो जी। नामुमकिन है कि खाली हम जिन पर चला रहे हैं उनको उनको गोली लगे और वो चला रहे हैं हमें किसी को गोली लगे ही ना।
ये इट्स नॉट पॉसिबल। जी। मुझे भी लग चुका है गोली, हम्म, कई बार लग चुका है। ये इत्तेफाक मालिक की मर्जी है कि मैं यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूँ आपके साथ। जी। दैट इज गॉड्स विल, दैट्स डेस्टिनी, दैट्स लक, दैट्स जी। ब्लेसिंग्स, वो सब कुछ है। बट अस्पताल में आई स्पोक टू द नर्स, नर्स बोला बंदा कैसा है? तो हम्म, नर्स ने मुझे बोला सर ये आईसीयू है, आप चिल्लाओ मत। तो हम्म, मेरे चिल्लाने मतलब वो चिल्ला नहीं रहा था, वो मेरा वो इमोशनल स्टेट था, जी। हाइटेंड स्टेट। हम्म, तो आई टोल्ड हर सॉरी एंड आई सेड यू नो, मैंने बोला वो फोन रख देगी तो दोबारा फोन मिलना बड़ा नामुमकिन है, तो आई सेड सॉरी। आई सेड बंदा कैसा है? हम्म, सो उसने ये बोला कि सर उसके आए 5 दिन हो गए और उसके ऑपरेशन हुए हैं, जो होना था। तो आई आस्क्ड हुआ क्या उसको, जी। क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था कि कहाँ कहाँ गोली लगी, हुआ क्या। सो शी सेड सर उसके ज्यादा गोली बाएं तरफ लगे, लेफ्ट साइड। जी। अभी मैं आपके व्यूअर को बताऊं, हिज फीमर, जो थाई बोन होता है सबसे बड़ा वाला बोन शरीर का, फीमर जी। बोलते हैं। जी। फीमर 2 जगह पर फ्रैगमेंट हो गए थे। हम्म, अभी फ्रैगमेंट का मतलब क्या है? जब बोन फ्रैक्चर होता है या टूटता है, हम्म, ऐसे टूटता है क्लीन, जी। है ना? जी। क्रैक होता है या टूटता है। जी। जब फ्रैगमेंट होता है बहुत टुकड़ों में टूट जाता तो अगर गोली सीधा हड्डी के लगे है। तो अलग अलग पीसेस हो जाएंगे बोन के। तो उसको 2 जगह पर लगी थी फीमर में। जी। और उसके बाद जो गोली पार हो जाता है पैर के, या फिर वो बोन का जो हिस्सा है वो खुद पार हो जाता है पैर के, तो खून बहुत बहता है। यही वो जी। खून था जो डॉक्टर साहब देख रहे थे और बोल रहे थे सर मैं जहां भी काट रहा हूं मेरे को खून ही खून नजर आ रहा है। जी। खैर, जो बुलेट का आगे वाला हिस्सा होता है वो इतना ही होता है। बहुत छोटा। तो जो जब अंदर शरीर में घुसता है, वो बिल्कुल छोटे जो बिंदी लगाते हैं लेडी, छोटा वाला जी। उस साइज का छेद बनाता है जब घुसता है। हम्म, अब ये जो बुलेट है जब हम्म, निकलता है हथियार से, सीधे लाइन में निकलता है लेकिन घूमता है, जी। घूम के निकलता है। हम्म, तो जो शरीर में जब घुसता है घूम के, वो भी हम्म, सीधे लाइन में घूमना बंद कर देता है और ऐसे घूमता है। हम्म, तो जब बाहर निकलता है, तो जो कहीं भी छेद से। छोटी बिंदी लायक होता है एक तरफ जहां घुसता है, एंट्री वुंड है, जो जी। एग्जिट है वो हम्म, इतना बड़ा हो जाता है। इसके शायद 4 या 5 गोली लगे थे साइड में बाएं, जी। और दाहिने साइड पे जब निकले थे तो ये तकरीबन बेसबॉल साइज का इतना बड़ा निकल गया। जी। उसके स्टमक और लोअर एब्डोमेन, पेट के और लोअर एब्डोमेन के जो अंदर के हिस्से थे, इंटेस्टाइन्स जी। एंड पार्ट्स ऑफ द स्टमक, जी। वो एक्चुअली हमने पन्नी में डाल के हेलीकॉप्टर में डाला था। तो निकल के बाहर गिरे थे, तो जी। घास में गिरा है, मिट्टी होता है, गन पाउडर होता है बारूद का जो बुलेट के इंजरीज के हैं। और डॉक्टर साहब को इतनी काबिलियत नहीं है फील्ड में, ना कोई तजुर्बा है, ना एक्सपीरियंस है, ना टूल्स है, ना कुछ, कि उसको मतलब वापस वहां ऑपरेट करे। वहां कोई साधन नहीं होता है। तो पन्नी में पूरा कटा नहीं था, तो पन्नी में डाल के उसको पैकिंग करके सबसे ज्यादा चोटें उसको बाएं हाथ पे आई आगे। जो बुलेट प्रूफ वेस्ट होता था उन दिनों, लोहे का चद्दर होता था पुराना, नहीं जी। तो बात कर रहा हूँ, सामने एक चद्दर होता है, पीछे एक चद्दर होता है, छोटा सा प्रोटेक्शन गले के लिए होता है, छोटा सा अब्डोमेन के लिए होता है। तो जो साइड खुले होते हैं, अब जब उसके पैर में गोली लगी हम्म, और साइड में गोली लगी, तो वो गिर गया। चट्टान है, और ये इसको यंग माउंटेन्स बोलते हैं, वहां पर वैसे फिसलता है। अगर अब आम भी चलो आप, अब 1.5 कदम आगे चलोगे, 1 कदम नीचे आओगे, बिकॉज पूरा हम्म, सरफेस फिसलता है, तो चलना जी। वैसे ही मुश्किल है। हम्म, जब उसकी गोली लगी है वो गिरा है नीचे। हम्म, अब वो 10 फीट गिरा है, 15 गिरा है, 25 गिरा है, ये तो अ, कोई नहीं जानता है। जी। बट जब गिरा है, कोई ना कोई रॉक या कोई बड़ा पत्थर या कोई चट्टान का जो नुकीली हिस्सा उसके लगा है साइड में, जो वो गिरा है तो ऐसे लगा है। और ये जो लोहा है
वो उसके छाती को बाहर से दबा दिया। उसका बॉडी का वजन ऊपर, नीचे चट्टान का पत्थर और बीच में चद्दर, जो वो गिरा है। और वो गिरने से उसके 5 रेब्स जो है लेफ्ट साइड में वो फ्रैक्चर हो गए। और जो फ्रैक्चर होके उसके जो फेफड़ा है, लेफ्ट साइड जो लंग है, उसमें जी। 5 जगह पर छेद हो गया था और वो बाएं वाला लंग खून और बॉडी फ्लूइड से भर चुका था। तो जब सिस्टर ने जो बोला सर ये इंजरीज हैं, मैंने पूछा नॉर्मल सवाल जो हम पूछते हैं कि क्या ये जिएगा, इसके मतलब विल ही सर्वाइव। हम्म। तो उसने बोला सर आई आई डोंट नो। देन आई सेड क्या मैं बात कर सकता हूँ उससे, बोल सकता हूँ उसको? क्योंकि हम लोग फौज में ना हेमंत, हम लोग बड़े भावुक लोग हैं। जी। आ, ये फौज चलता तो मतलब आप कह सकते हो तनख्वाह पे चलता है, उस पे चलता है, झंडे पे चलता है, यू नो इंसानियत पे चलता है, भाईचारे पे चलता है, दोस्ती पे चलता है। बट सच तो ये है कि अपना फौज चलता है भावना पर, इमोशन पर। मैंने बचपना कह लो, बेवकूफ़ी समझ लो, कुछ भी कह लो, इमोशन तो ऐसे ही होता है। हम्म। मैंने सोचा कि मैं अगर उससे बात करूंगा तो हमारे 800-900 जो जवान हैं पलटन के, उनका जो कंबाइंड मतलब गुड विशेस है, जो हमारे सबके फीलिंग है, जो प्रार्थनाएं हैं, उस तक पहुंचेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। जी। अभी आप बोलोगे सर क्या जमाने में है, मेडिकल साइंस करा सकता है ठीक, आपकी भावना थोड़ी करा सकते हैं। बट हम नहीं नहीं लोग सर, अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव एनर्जी। फौज में हम ऐसे ही हैं, जी। उसी पे चलता है फौज यार। दिस इज जी। व्हाट मेक्स द फौज रन। राइट। सो सो शी टोल्ड मी, शी सेड सर 5 दिन से इसने कुछ बोला नहीं है, जी। इसकी आंखें खुली हैं, हम्म। बट वो खाना नहीं खा। ऑपरेशन की वजह से हमने नोज फीड लगा रखा है और बाकी भी पाइपें हैं खाली उसके शरीर में। आ, ना उसने कुछ बोला है, ना हमें पता है कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। ऑपरेशन होकर के आया है, हम ड्रेसिंग वेसिंग कर रहे हैं, चेंज जो भी करना है, और वो खाना उसको ड्रिप्स लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आई आस्क्ड हर, मैडम आप हैंडसेट उसके कान के पास लगा सकते हो मेहरबानी करके? तो शीशे से वो लगा दूंगी, लेकिन क्या वो सुनेगा या नहीं मैं नहीं जानती। तो उसने हैंडसेट उसके फ़ोन पे लगाया, उसके कान के पास, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। जी। जी। एंड आई आस्क्ड हिम, निम्बाराम क्या हाल है तेरे? दैट वाज हिज जी। नेम। राइट। 5-10 सेकंड कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने सोचा शायद वो नर्स जो कह रही है वो सही है, ये मतलब सुन नहीं पा रहा है। अगर सुन रहा है तो मतलब और भी खराब है, क्योंकि सुन रहा है और बोल नहीं पा रहा है। हम्म। तो उस टाइम पर एक टाइम आता है जब एकदम थकावट लगता है। अब 6 दिन तो हम फुल कंटिन्यू 440 वोल्ट पर ऑपरेशन करते रहे, लेकिन जब ये उसका जवाब नहीं आया, इस सेकंड पर जैसे बलून के आप पिन मार दो ना, तो फट से फट जाता है पूरा, तो वैसा हो जाता है। मैं बोला यार अभी तो मतलब डिफ्लेटेड हो गए एक किस्म से ना। तो जब ये हालात था और मेरे चारों तरफ और भी बंदे खड़े थे, जी। रेडियो वो हैंडसेट था मेरे पास भी, तो लोग भी सुन रहे थे, 4-5 जो बिल्कुल बगल में थे। तो हम सबका मोरल मतलब दुखी थे हम कि नहीं, क्या कैसे हो गए। तो बिल्कुल एक छोटी आवाज में, इतने छोटे काने के बाद वो बोलता है साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है ना। अभी देखिए साहब, हम बाहर जाते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, सीढ़ी से फिसलते हैं और लेडीज को सैंडल पहन के पैर में मोच आ जाती है थोड़ी सी। हम लोग जूता पहनते हैं, कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, हम बोलते हैं यार बहुत दर्द हो रहा है आज नहीं करेंगे, फिर वो मूव लगाते हैं, क्रीम करते हैं। इतने छोटे खाने के बाद बोलता है साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। और फिर जब मैं, अब मुझे ये नहीं पता कि मैं खुश हूँ कि अब ऐसा मतलब लग्जरी मुझे मिला है टू वर्क विद अ फौजी लाइक दिस। ये तो हेमंत ऐसे फौजी रेयर हैं, ये हीरे हैं, जी। ये इंस्पिरेशनल हैं, ये हीरोज हैं। इन्हीं के कहानियों के संग तो फौज चलता है आज और जी। कल चलेगा। हम्म। सो आई डिडंट नो व्हाट टू फील।
तब वो बोलता है और एक पतली आवाज में, मतलब अभी तो 10 सेकंड और गुजर चुके हैं, पतली आवाज में बोलता है, साहब मैं तो ठीक हूं, लेकिन पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? तो ये आदमी मौत के दीवार पे नहीं खड़ा है, मौत के दीवार के दोनों तरफ उसके पैर चल चुके हैं, पैर आगे चले गए हैं, अंदर है खाली उसका शरीर या छोटा हिस्सा, और उसको चिंता अपनी नहीं है। वो पूछ रहा है कि साहब पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? ये होता है टीम, ये होता है कंपैशन, ये होता है भाईचारा, ये होता है बॉन्डिंग, ये होता है कमराडरी, ये होता है गुट। जी, ये जिस गुट में ऐसे चंद लोग हो, वो टोली हार ही नहीं सकता, राइट, हार ही नहीं सकता है, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं वो सब कुछ दे देंगे उस टीम के लिए। जी, तो मैं तो मैं तो मेरा मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे कई फौजियों के साथ सर्विस करने का मौका मिला है। मैं तो समझता हूँ यार, तनख्वाह एक तनख्वाह है, जी, यही तजुर्बा है, यही दोस्ती है, यही यादें हैं। अ, इसीलिए तो आप इसका जिक्र कर रहे हो। जी अब सर, इस दिस बात इज द पे रीजन सर कि आई आस्क्ड कि ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा था बिकॉज देयर आर सम पीपल हु थिंक कि अभी भी हमने देखा है कि कई स्टेट्स में ऐसा ट्रेंड है कि पीपल आर प्रेफरिंग कि वो बाहर जाएं या कुछ और जाएं। दैट्स व्हाई आस्क्ड कि वो सैलरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर, इट इज समथिंग एल्स। वो जो हाँ, पैशन है, वो जो सैल अंदर एनर्जी है, ये कुछ और है। जो राइट। जिंदगी है जी। वो सड़क पर जिया जाता है, जी। नीचे लेवल पर जिया जाता है, और ये फौज में कूट कूट के मरा हो। हम्म। तो इस पे चलते हैं जी। हम। सैलरी, सैलरी हो ही जाता है। जब सर्च करा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो सैलरीज में इंटरेस्टेड हैं बिकॉज दे थिंक कि जो लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द सैलरी। सो व्हाट वाज द सैलरी एट दैट टाइम जब आप लेफ्टिनेंट जनरल बने? अभी उनकी सैलरी क्या है, और जो जनरल होते हैं उनकी क्या सैलरी है, जो आर्मी को लीड करते हैं, पूरी आर्मी को, इंडिया की? So तो about 750 rupees basic, so about maybe 14, 11, 1200 अभी rupees. अभी जो एक लेफ्टिनेंट है उनको कितना सैलरी मिलता है? Oh, I have no idea, but I think they get close to about 75 to 80,000 rupees when they start, or maybe more. जी, और एक लेफ्टिनेंट जनरल को? Lieutenant General gets a fairly high salary, close to about little over 2 lakhs. और सर एक जो पूरे इंडियन आर्मी के जनरल है उनको कितना मिलता है? Army General, I have no idea of the chief's salary. I really don't know, but it's available on the net. It's a ओके little more, probably 2.5. जी। सर जैसे सिंगल लेवल पे हम देखते हैं कि हमारी आर्मी जो है वो दैट इज़ ग्रेट, बट हमें ऐसा कई बार लगता है कि जो हमारे पास गैजेट्स हैं बाकी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली वो उतने नहीं हैं। अभी आई थिंक अपाचे भी हम हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, वो 800 मिलियन की डील वगैरह थी। तो ये सारी जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं वो उससे क्या फ़ायदा होगा? आगे वाला जो लड़ाई है, जी। उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल आएगा, जी। किसी भी किस्म से। देखो, लड़ना तो फौजी ने है। एट द एंड ऑफ इट आप कुछ भी कर लो, लड़ना तो फौजी ने है, जो हाथ में लेके बंदूक लेके जाएगा और आपको वो जमीन का टुकड़ा देगा जिसके लिए आप लड़ रहे हो। वो तो चाहिए चाहिए, बट जो उसके इर्द गिर्द और चारों तरफ जो लड़ाई चलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम साइबर वॉरफेयर टू वॉरफेयर इन स्पेस, टू हाई टेक डोमेन, टू कमर्शियल वॉरफेयर, टू पॉलिटिकल, टू डिप्लोमेटिक, ये सब टेक्नोलॉजी पे चलेगा। जी। तो देश को सुरक्षित बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है। सो जो हमें वो एज रिटेन करना है, वो चाहिए चाहिए, चाहे वो छोटा हथियार हो, चाहे वो कोई स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई एविएशन का एसेट हो, चाहे कोई पनडुब्बी हो या कोई नेवल वेसल हो, या टैंक हो, या you have to have a percentage at least of latest technology. सब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई भी देश नहीं खरीद सकता, जी। अमीर से अमीर देश भी नहीं खरीद सकता। सो हर एक का अपना एक बैलेंस होता है, एक जरूरत होता है, तो वी हैव टू गो दैट वे। सर बिफोर आई कंक्लूड, जो यंगस्टर्स हैं उनको बस अगर एक मैसेज इस पूरे पॉडकास्ट से मिले और आपका वास्ट एक्सपीरियंस जो आप उनको देना चाहें कि यार
क्या वो चीज़ गलत कर रहे हैं अभी जिसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं? देखो, कोई यंगस्टर, पहले तो आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, ओके, आप जैसे हो जबरदस्त। जी, मैं आपको इतना बताऊंगा कि 2070 2070 में जो फोरकास्ट बनाया है नेशंस के, कंट्रीज के ग्रोथ का, जी, उसमें अपना देश नंबर 2 पर जाएगा 2070 में। ये फोरकास्ट है, जी, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये फोरकास्ट है जी, और ये साइंटिफिक फोरकास्ट है। जी, इसको बनाएंगे आप लोग। आप में काबिलियत है, हुनर है, सब कुछ है। सिर्फ आप बिलीफ रखो, भरोसा रखो कि ये बनेगा। ये अपना देश है। हम लगन और मेहनत से करेंगे तो कोई कारण ही नहीं है, हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। जी, सो सिर नीचे करो, हंसो, पिक्चर देखो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, लेक्चरर के साथ मजे करो, दोस्तों के साथ मजे करो, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, मदर फादर के साथ एंजॉय करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, पढ़ो भी, टाइम मिलता है नौकरी भी करो। ये सब करो, दिल खोल के करो, एक बार करो। दैट्स ऑल इज माय मैसेज यार। बी हैप्पी। आप भविष्य हो देश का, दुनिया का। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी, मतलब वो जो एक पर्सनैलिटी है दैट विल रिमेन विद मी। और देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस जो अभी आई थिंक विल कम इन माय वे ऑफ वर्किंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। जय हिंद सर।